हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मैं जीके की क्लास चला रहा हूं, उसमें क्लास नंबर आज 6 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, आज हम सल्तनत काल से स्टार्ट करेंगे। आइए दोस्तों, सल्तनत काल को हम डिस्कस करते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर दोस्तों 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि हजरत मोहम्मद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों मक्का में हुआ था 570 ईस्वी। याद कर लीजिए 570 ईस्वी। मक्का कहाँ है दोस्तों? सऊदी अरब। देखिए दोस्तों, मुस्लिम धर्म का बहुत ही जो है एक तरीके से कहिए कि सर्वश्रेष्ठ माना जाना जो है मक्का है, जो सऊदी अरब में स्थित है दोस्तों। और यहीं पे सारे जितने भी ऑल वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्रीज है, मुस्लिम हैं, वो सभी दोस्तों एक बार मक्का में हज करना चाहते हैं। और दोस्तों इसीलिए मक्का में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बाग वहाँ जाते हैं और मक्का हज के लिए जाते हैं। हर वर्ष आप देखिए कि काफ़ी संख्या में हमारे इंडिया से भी मक्का मदीना जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किए थे। मक्का से मदीना दोनों जगह दोस्तों, मक्का मदीना एक ही साथ कहिए। हमारे यहाँ से जो तीर्थ स्थल के लिए जाते हैं वो मक्का मदीना जाते हैं, मतलब मक्का भी जाते होंगे, मदीना भी जाते होंगे। ठीक है दोस्तों, कोई एक ही जगह जाता होगा, ऐसा कुछ कोई प्रावधान नहीं है, कोई किसी की जोर जबरदस्ती नहीं कि हाँ दोनों जगह ही जाना है। ठीक है, जो दोनों जगह जाने वो तो और अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए 600 मतलब 570 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मक्का, सऊदी अरब। ठीक है, और 622 ईस्वी में इन्होंने प्रस्थान किया था मदीना में। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु दोस्तों 632 ईस्वी में हुई है। ठीक है, और 632 ईस्वी फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। 999 से 1027 के बीच महमूद गजनी, जिसे दोस्तों गजनवी, ठीक है, दोनों नाम से आप जान सकते हैं, चाहे इस नाम से जानिए चाहे इस नाम से, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये किस लिए आक्रमण किया था? ये लूट के लिए करता था दोस्तों। लूट मतलब यहां से लूट, मतलब लूट में क्या दोस्तों? यहां से संपत्ति, ये कहानियां सुनता था दोस्तों अपने बूढ़े बुजुर्गों, अपने जो उत्तराधिकारियों या अपने जो दरबार में रखता था, उनसे दोस्तों ये कहानियां सुनता था। और वो लोग बताते कि एक भारत देश है जो बहुत ही धनवान है। तो ये तब इसका दोस्तों दिमाग सनका कि हाँ चलिए अब भारत देश पे आक्रमण करेंगे और वहां से लूटेंगे, खजाना लूट के लाएंगे। ये सब काम के लिए दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण करता था। और सबसे ज्यादा उसको सफलता कहां से मिली है दोस्तों? सोमनाथ मंदिर। ध्यान रखिएगा, सोमनाथ मंदिर को जब लूटा था तब। ठीक है, वो सोमनाथ मंदिर कहां पे है दोस्तों? गुजरात। याद रखिएगा, ये सब चीज बिल्कुल फैक्ट याद रखिएगा। आगे देखिए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उतबी था। उसने किताबुल यामिनी अथवा तारीख ये यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। शाहनामा का लेखक कौन है दोस्तों? फिरदौसी है। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था। महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था। फिरदौसी को पूर्व के मोहर की उपाधि दी जाती है। सॉरी, मोहर नहीं, होमर की उपाधि दी जाती है। आगे देखिए,
पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे फोकस करिएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। तहकीक ए हिंद की रचना की थी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ है। अब देखिए, अभी महमूद गजनवी था ना, अब यहां पे मोहम्मद गोरी का नाम आने लगा। मोहम्मद गोरी प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। मुल्तान कहां है दोस्तों? पाकिस्तान। पाकिस्तान याद रखिएगा, मुल्तान कहां पे? पाकिस्तान। मुल्तान का सुल्तान, मुल्तान का सुल्तान, मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है दोस्तों? वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है मुल्तान का सुल्तान। जब इन्होंने दोस्तों 13 शतक जड़ा था, 3 शतक बनाए थे लगातार। ठीक है दोस्तों, 13 शतक एक ही बार में, ना कि अलग अलग मैचों में, ध्यान रखिएगा। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य तराई का प्रथम युद्ध, याद रखिए 1191, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तराई का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में शिहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्श्व परास्त हो गए थे और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, फिर से 1192 में तराई का द्वितीय युद्ध, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई और ये जयचंद इसमें मोहम्मद गोरी का दोस्तों, जयचंद ने क्या किया था? जयचंद ने मोहम्मद गोरी को साथ दिया था, एक तरीके से कहिए जयचंद। ठीक। अब दोस्तों देखिए, लंबी कहानी है। जयचंद को बहुत लोग गद्दार कहते हैं दोस्तों, गद्दार नहीं था जयचंद, राजा जयचंद था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इतिहास गवाह है। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी कमी थी दोस्तों। जयचंद की ही बहन थी संयोगिता, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने उठा ले आया था। बताइए, किसी की बहन बेटी को आप उठा ले आके जबरदस्ती शादी करोगे तो क्या उसका भाई खुश रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा दोस्तों, ये बात याद रखना। ठीक है, इसलिए उसने जो है मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। ऐसा नहीं, मोहम्मद गोरी ने बाद में जो है जयचंद से युद्ध किया और जयचंद को फिर परास्त किया और जयचंद की हत्या कर दी गई। ठीक है, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कौन किया दोस्तों? मोहम्मद गोरी ने। द्वितीय तराई का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, याद रखिएगा बिल्कुल। आगे देखिए, अब आ गया चंदावर का युद्ध। देखिए यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1194, देखिए 1191, 1192 और 1194, डेट याद कर लीजिए बिल्कुल से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। दोस्तों, कन्नौज का राजा जयचंद था और बहुत पराक्रमी राजा जयचंद था, कोई तमाशा नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब परास्त हुआ, वो बात की चीजें। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। आगे देखिए, 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। किस नाम से दोस्तों? गुलाम नाम से। अब मैं इसमें बताऊंगा दोस्तों कौन कब आया, बहुत अच्छी तरीके से। यहां आ जाइए, थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये मेरी एक ट्रिक है, उसको आप याद रखिएगा। गुड़ खाओ, गुड़ खाओ, गुड़ खाओ तसला में, तसला में, तसला में, ये सीक्वेंस दोस्तों बहुत आता है। देखिए यहाँ पे गुड़ खाओ, गुड़ खाओ मतलब गुलाम वंश पहले आया। कौन आया दोस्तों? गुलाम वंश, गुलाम
वंश पहले आया, ठीक है। खाओ, फिर इसके बाद कौन आया दोस्तों, इसके बाद खलजी वंश आया। कौन आया दोस्तों, खलजी वंश आया। पहला सीक्वेंस लगाने का बहुत आता है। दूसरा तसला, तुगलक वंश, तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश। सैयद वंश, सैयद वंश, ठीक है दोस्तों। ये किस दिन आया, तीसरे नंबर पे, और ये आया चौथे नंबर पे। ला से कौन है दोस्तों, लोदी वंश। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया 1526, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, लोदी वंश, ठीक है। ये किस नंबर पे आया, ये है 5वें नंबर पे। क्या आपको याद नहीं रहेगा, अब याद रहेगा ना। ये सब ट्रिक दोस्तों आप याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए, अब जिससे आपको एक थीम बन गई, अब आपको ये सब चीजें याद होता चला जाएगा। गुलाम वंश सुल्तानों के नाम से विख्यात हुआ, ठीक है, 1206 से 1290, ठीक। भारत में गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से 10 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों इतना सटीक, इतने अच्छे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले पॉइंट हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बताई जा रही है, ना तो बहुत कम बताई जा रही है। जितना कि आपके पेपर का काम हो जाए उतना बताया जा रहा है। आगे देखिए, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार, याद आया, कुतुब मीनार दिल्ली, कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है दोस्तों, ये इन्होंने ही बनवाया था। कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली लिखिए, नई दिल्ली लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नई दिल्ली में। अच्छा, इसको पूरा कौन करवाया था, कुतुब मीनार को, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। उसने केवल मलिक और सिपाह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये गुलाम वंश में क्या होता था कि गुलाम होता था, मतलब एक का दूसरा जो व्यक्ति उसके गुलाम होते थे, वो लोग उसको उत्तराधिकारी बना दिया करते थे। तो वो लोग अपने को राजा नहीं घोषित करते थे, मतलब उसके नीचे रहना पसंद करते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों का दान देने वाले के नाम से पुकारा जाता था। ये तो बहुत बड़ी खासियत थी कुतुबुद्दीन ऐबक के। सल्तनत कालीन प्रमुख भवन देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में बनवाए थे, और कुतुब मीनार का निर्माण अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने पूरा करवाए थे। पूरा करवाने वाले दोस्त हैं, ठीक है, पूरा करवाया था। ये भी दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में बनवाए थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट है इनको आप याद रखिएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अतारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश नागौर में, इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश दिल्ली में है। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली, अलाई दरवाजा। गयासुद्दीन का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में है। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक दिल्ली में है। जहां पनाह नगर मोहम्मद तुगलक दिल्ली में। अदीना मस्जिद सिकंदर शाह पांडुआ, अदीना मंदिर सिकंदर शाह पांडुआ कहाँ पे है, बंगाल में। इसमें दोस्तों सीरी का
यहाँ पे ये वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश का मकबरा कई बार पूछा गया है, दिल्ली में है, ठीक है। अलाई दरवाजा, इसे भी आप देख लीजिए, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली। इनमें दोस्तों ज़्यादा थोड़ा फोकस करिएगा, और पढ़ना सभी है, मैं पढ़ने के लिए नहीं कहता हूँ कि ये नहीं पढ़ना वो पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना एक बार सभी है, लेकिन जिस पे ज़्यादा फोकस कर दूँ वो क्वेश्चन पहले रिपीटेड आए हैं ऑलरेडी एग्जामों में। यहाँ पे देखिए, कोटला फिरोज शाह किला फिरोज तुगलक दिल्ली, ठीक है। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सर्की जौनपुर। हिंडोल महल हुसंग शाह मांडू। जहाज महल हुसंग शाह मांडू। चांद मीनार कुली कुतुब शाह हैदराबाद। विजय स्तंभ राणा कुंभा चित्तौड़। इसमें जो है दोस्तों ये वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वाला, ठीक है। चांद मीनार कभी कभी पूछा गया है, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, ध्यान रखिएगा, चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल होता था जिसमें घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था, ध्यान रखिएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था दोस्तों। खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किया, और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। सुल्तान ए आजम की उपाधि, हाँ सही है, सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। आगे देखिए, सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका दोस्तों, प्योर चांदी का टका छपता था उस समय, ध्यान रखिएगा, 175 ग्रेन, और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किया तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की गई। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, ध्यान रखिएगा, मंगोल नेता। मध्यकालीन, अच्छा मंगोल है कहाँ पे, चीन के ऊपर, ध्यान रखिएगा, चीन के ऊपर जो है मंगोलिया देश है, ध्यान रखिएगा। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 40। दोस्तों बहुत अगर बात करें तो रजिया सुल्तान पहली शासक महिला की बन के ये साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया था कि महिला भी शासन कर सकती है, और बहुत तेज तर्राट दोस्तों ये नेता थी। आगे देखिए, सुल्तान बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासरुद्दीन से किया था, ठीक है। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया गया था, ठीक। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने फारस के लोग प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत एक खुदाई माना गया। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग बलबन की नीतियां बिल्कुल गलत थी। राजा को दंडवत प्रणाम करके उसको पैर को छूना, दोस्तों ये बलबन की नीति थी, ये बिल्कुल गलत थी मेरे अकॉर्डिंग। कभी राजा भगवान नहीं हो सकता है। अब बताइए, दंडवत प्रणाम करके उसको पैर को चूमना, ये कहां तक हद तक सही है? ये अपने आप को भगवान घोषित करता था। इस समय होता तो योगी से इसको गोली मरवा देते। आगे देखिए दोस्तों, उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। क्या है दोस्तों? पैगंबर के बाद है। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद। देखिए दोस्तों, इस तरीके के वर्ड छपे। सबसे अच्छा मैं बोलूंगा इसी के मुझे वर्ड, ये जो नीति लाया था इस तरीके के बहुत गंदी लगती। अरे बनो राजा तो अकबर जैसे बनो कि सर्वधर्म को एक समान माने, उस तरीके के राजा बनो। ये तो बिल्कुल से बिल्कुल हद कर दिया था। आगे देखिए दोस्तों, राजा जिल्ले अल्लाह, जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब,
ईश्वर का प्रतिबिंब। आगे देखिए, बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। बलबन और एक चीज दोस्तों कहता था, ध्यान में आया, मैं आपको बताता हूं। बलबन कहता था कि मैं किसी मतलब निम्न क्वालिटी के यहां जन्मे लोगों को देख लेता हूं तो मेरी तलवार निकल आती है। अब समझ लीजिए, मतलब कि वो मतलब किसी गरीब और निम्न क्वालिटी के लोगों को देखना भी नहीं पसंद करता था। इतना तक इसने जो है हद मचा दी थी। आगे देखिए दोस्तों, बलबन ने सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, ये देखिए आ गया, जो मैं बता रहा था आपको वही सब आ गया। बलबन ने सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी। आगे देखिए, अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनिन बताया। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ये सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। आगे देखिए, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक काफूर को उसने दोस्तों गुजरात के विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसको 1000 में दोस्तों खरीदा गया था। 1000 में खरीदा गया था, इसलिए इसे खरीदा गया था होता है, हाँ नहीं, ठीक, खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर 1000 दिनारी भी इसे कहा जाता है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करा कर लगान वसूल करना आरंभ किया था। अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। ये वाला दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वाला और पैमाइश, ये वाला दोस्तों भूमि की पैमाइश, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इन सबको थोड़ा सा देखते रहिएगा। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुत, मुकदम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमिकर खराज के रूप में निश्चित किया। सुल्तान देखिए आगे देखिए, सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, घरी और कर। घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा चराई कर जो कि दुधाई पशुओं पर लगाया जाता था। मतलब जो दोस्तों जहाँ तक चरते उड़ते थे, जो जमीन खाली रहती थी उसमें घास रहती थी, उसको चरते थे, तो उसके अकॉर्डिंग इसने कर लगाया। आगे देखिए, अलाउद्दीन के सेनापतियों ने गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी अलग हटके काम भी किया है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की थी। इब्न बतूता 1333 से 1347 मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था,
ठीक है। इब्न बतूता ध्यान रखिएगा, कहां से, मोरक्को, ठीक है, याद रखिएगा। रेहला इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेहला, ठीक है, रेहला इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 51 में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनियों ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। आगे देखिए दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। दोस्तों ये है टैलेंटेड व्यक्ति, देख लीजिए, इसलिए कहते हैं कि विद्वान था, विद्वान आखिर कुछ कर गया था। दीवान एक खैरात की स्थापना करके आखिर कुछ कर गया था कि गरीबों की सहायता के लिए एक अलग सा पूरा जो है ये संस्था ही खोल दिया था। आगे देखिए दोस्तों, सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया तथा 1200 नए फलों के बाग को लगवाया था। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृत के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा अब अंबाला जिले में है दोस्तों, से दिल्ली लाया गया। ठीक, आगे देखिए, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना, देख लिए कितने नए चीजें फिरोज शाह तुगलक के उसमें आई हैं शासनकाल में। अस्पताल हुआ, ठीक है, गरीबों के लिए एक संस्था हुई, इस तरीके के नए चीज लेके आया भी किया और उसमें कुशल हकीम रखे। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। ये वाला थोड़ा टर्म याद रखिएगा, ठीक है। 1398 में तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी है। देखिए, अब गुड़ खाओ तसला में याद आया, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी है। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया है। ये कम से कम 100 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा अलग अलग एग्जामों में, और यहां से इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन सब से क्वेश्चन बने हैं। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। ठीक है, 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा, ठीक, और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी के समय में आरंभ किया गया है। सिकंदर लोदी के समय गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत अय्यास व्यक्ति था, एक तरीके से कहिए शौकीन व्यक्ति था। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर के अनाज से जकात संपत्ति पर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जकात समाप्त कर दिया गया था। आगे देखिए, जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। जौनपुर राज्य का संस्थापक मलिक सरवर, जौनपुर राज्य का संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत अंग बना लिया। इब्राहिम शाह सरकी 1402 से 40 ईस्वी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। इब्राहिम शाह सरकी ने विद्वानों को प्रश्रय दिया। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। इसका शासनकाल 1420 से 1470 ईस्वी तक था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। देख लीजिए दोस्तों, किससे? मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए। उलर झील में जौना लंका जौनुक लेक द्वीप नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबेदीन ने ही करवाया था। बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। राज्य संस्थापक राजवंश बरार फतेह उल्ला इमाद शाही वंश। बीजापुर यूसुफ आदिल शाही वंश। अहमदनगर मलिक अहमद निजाम शाही वंश और गोलकुंडा कुली कुतुब शाही वंश। बीदर अमीर अली बरीद शाही वंश। आगे देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर की स्थापना इसके पहले एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको लगाइए। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश 1336 से 1485, सालू वंश 1485 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1570 एवं अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी सिंहासन पे बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। देखिए, महाराजाधिराज मतलब राजा के अंदर, ठीक है। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। कृष्ण राय का शासनकाल 1509 से 1529 विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। आगे देखिए, उसके दरबार का तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज माना जाता है, सुशोभित करते थे दरबार को। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचना थी अमुक्त माल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बाबर आ गए। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा है दोस्तों।
कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं थे। ठीक, आगे देखिए, होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र है। होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देखिए, विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय 1509 से 29 ईस्वी में करवाया था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी और ये भी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न हैं। विभाग और संस्थापक शासक, दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी बनवाए थे। राजस्व विभाग है दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए अमीर ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, कृषि विभाग है दोस्तों जिसमें कर लेते थे। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, ये दान विभाग है जिसमें दोस्तों गरीबों की हेल्प की जाती थी। दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक ने बनवाए थे। ठीक है, आगे देखिए, विभाग एवं उनकी कार्यविधियां। दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित था। आगे देखिए, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 ईस्वी के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 ईस्वी के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। ये पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। सही सुमेलित है, जैसे दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, अष्टभुजी मकबरा शेरशाह, जहांगीरी महबला अकबर और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। अब देखिए दोस्तों, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो आप जहांगीरी महल से ये मत सोच लीजिएगा कि इसका निर्माण अकबर ने कैसे करवाया। दोस्तों, जहांगीरी महल अकबर ने ही करवाया था। ठीक है, अकबर का बेटा जहांगीर, ठीक ध्यान रखिएगा, तो अकबर ने ही करवाया था, जहांगीर नहीं करवाया था। आगे देखिए, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाला नामक स्थान पे हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती हिंद कहा है। ठीक है, स्वयं को तूती हिंद कहा है। अमीर खुसरो की रचनाएं में मिमताह उल फुतू तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुतू तारीख ए अलाई, आसिका नूह सिपिहर तथा तुगलक नामा प्रमुख हैं। ये वाला दोस्तों तुगलक नामा बहुत बार पूछा गया है। तुगलक नामा कौन लिखा है? आमिर खुसरो ने लिखा है, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है।
आगे देखिए, खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो है। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने की थी। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया था। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। आगे देखिए दोस्तों, कबीर 1398 से 1518 ईस्वी रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीर के गुरु थे दोस्तों रामानंद, याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। सबद साखी रमैनी कबीर की रचनाएं हैं। गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी ने सिख धर्म की स्थापना। सिकंदर लोदी 1489 से 1570 के समय में की थी, ठीक है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी 1489 से जब 1517 के बीच के समय में ही की थी। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी दोस्तों। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। आगे देखिए, सुप्रसिद्ध भक्त या संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ये दोस्तों सभी का सभी इतने इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। तुकाराम का काल 1608 से 1650 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तुकाराम वाराकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। चिश्तिया सूफी संत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बहुत फेमस है, ठीक। आगे देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज सकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी। निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया संतों का राजा इसका अर्थ होता है के नाम से प्रसिद्ध थे। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिद्दीन कादिर जिलानी थे। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं दोस्तों। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। ये दोस्तों पूछा गया है इसके प्रीवियस में, ठीक है। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ये रहा दोस्तों
आज की क्लास कंप्लीट होती है। इसके बाद दोस्तों मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। मैं जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जैसे नेक्स्ट में या भूगोल ला सकता हूँ या और भी कुछ ला सकता हूँ, ये सब ला के प्रस्तुत करूँगा आपके सामने। हाँ, यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हर एक वीडियो में दोस्तों दीजिए। इसी तरीके मेरा हौसला बना रहे और मैं आपको वीडियो पे वीडियो एक पे एक देता रहूं दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।